नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी को लेकर के जो कंपनी से नाम से पता चलता है कि पाइप मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है। कंपनी का नाम है हाईटेक। और कंपनी के बारे में क्या देखा जाए तो कंपनी कहती है कि इनका जो कामकाज है मैन्युफैक्चरिंग एंड द ERW पाइप बनाती है, स्टील पाइप बनाती है, GI पाइप बनाती है और GP पाइप की बात करती है। इसके अलावा अलग अलग कलर कॉस्टेड और बाकी सारी चीज़ों को लेकर देखा जाए क्रैश बैरीज बैरियर्स की बात करती है और बाकी पाइप मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा रोल बनाती है जो मार्केट में लिस्टेड है। अब लिस्टेड है तो कुछ एस्पेक्ट को समझने की प्रयास करेंगे तो कंपनी के बारे में कहती है, जो इनका यदि देखा जाए तो कहती है कस्टमर 150 प्लस OEMs कस्टमर की बात करती है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके पास है 7.5 कि मीट्रिक टन के हिसाब से एनुअली इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करती है और 365 आर्किटेक्टेड बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर की बात करती है। इसके अलावा कुछ और अपडेट की बात करती है जब मैं कहती है कि 450 से ज़्यादा इनके पास डीलरशिप की बात करती है। 40 साल का कंपनी के पास एक रिच एक्सपीरियंस हो चुकी है और कंपनी का कामकाज में देखने को ये मिला जिनके पास GI पाइप में ये अलग इनके पास ब्रांड्स की बात किया जाए जहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के बेसिस पे इनका पाइप मैन्युफैक्चरिंग और इसको सेलिंग का कामकाज नजर आता है। कंपनी का नाम है हाईटेक। चलिए कुछ पहलू पे हम चर्चा करेंगे। चाहे पहलू के चर्चा में सबसे पहले कुछ पार्ट और देखने को मिलती है कि कंपनी के पास क्लाइंट कौन सी है और क्लाइंट कितना अहमियत रखता है, क्योंकि क्लाइंट आपके बिजनेस मॉडल में काफ़ी आपको सपोर्ट देती है। आपकी प्रोडक्टिविटीज़ यदि आपकी अच्छी रही तो आपके अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, अच्छी कामकाज होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, डेवलप होगा। जिसमें कहती है कि इनके पास एंटरप्राइजेज अदानी, एयरटेल्स, DLF, टाटा स्टील, टाटा, दिल्ली मेट्रो जैसी कंपनी इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। तो इससे आने वाले फ़ायदे नुकसान पे भी हम चर्चा करेंगे। यदि इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स इनकी लिस्ट में है तो कितने पैसे आते हैं जी, और सबसे सारा हिसाब किताब होता है पैसे पे। तो पैसा क्या कहता है हम समझने की प्रयास करें। सबसे पहली नज़र देखा जाए दोस्तों तो ये समझ में आती है कंपनी को लेकर के जो बुक वैल्यू है इस कंपनी का वो 35 रुपये का, इंट्रेंसिक वैल्यू करीब 66 का, अर्थात ये ठीक ठाक कहती है कंपेयरिंग टू द बुक वैल्यू। करंट प्राइस का आंकलन को बिल्कुल छोड़ के चलना जरूरी है क्योंकि करंट मार्केट की प्राइस हमेशा चलती बुलती रहती है। इसके लिए इसको लॉन्ग पीरियड में देखना जरूरी होता है कि बुक वैल्यू क्या क्या कहता है, इनकी एसेट्स की क्या वैल्यूशंस निकल के आती है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी होती है ना स्टॉक का पी, अर्निंग पर शेयर, ये तो क्वार्टरली चेंज होता है नॉर्मली देखा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो 300% की अर्निंग करती है। किसके अकॉर्डिंग? फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। मैं हमेशा फेस वैल्यू से क्यों कंपेयर करता हूँ, उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है जो फेस वैल्यू ही कंपनी के बैलेंस शीट की मेन फिगर्स आउट है, जहाँ पे हमारे सामने कैपिटल दिखता है और यदि नॉमिनल नोट उसका वैल्यू है उसके हिसाब से कितनी अर्निंग करती है, तो 300% की अर्निंग करती है। जबकि बुक वैल्यू कुछ और आंकड़ा दिलाती है। इसमें एक डिमेरिट की बात भी करती है कंपनी को लेकर कि जो इसका 50% के आसपास जो होल्डिंग है उसमें से 2.5% से ज़्यादा की होल्डिंग प्लेज कर रखी है, जो कि एक डिमेरिट की बात करती है। आखिर यहाँ पे कौन सी ऐसे हम एक आमतौर की भाषा में कहते हैं आफत आ गई जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को प्लेज करके चलती है। और ऐसा यस जरूरी नहीं कि इसी कंपनी में, काफ़ी सारे कंपनी में देखने को मिला। जहाँ तक मैं नाम लूँ इनकी अदानी, जो कहती है कि हमारी क्लाइंट लिस्ट में अदानी ने भी अपनी काफ़ी सारी कंपनियों में प्लेज करके रखी हुई है। अब सवाल आता है क्या इनका जो इंडस्ट्रियल का पी का आंकड़ा दिलाता है वो कहता है 28 का, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये कहता है कि ओवर वैल्यूड है। क्या है? अब दोस्तों देखा जाए तो ओवर वैल्यूड के पीछे क्या कारण हो सकता है। पहले देखा जाए तो क्या क्वालिटीज़ अच्छी है कंपनी। क्वालिटीज़ का मतलब यह है जो उनकी प्रोडक्टिविटीज़ अच्छी जा रही है, मार्केट की अच्छी गुडविल क्रिएट होती नजर आती है, या स्टॉक की प्राइस आज काफ़ी सस्ता है या प्रमोट करके मार्केट कैप काफ़ी अच्छा, प्रमोट करना ठीक नहीं लगता। करीब करीब 3700 करोड़ की मार्केट कैप है। जो कर्ज का पार्ट देखा जाए तो वो कहती है 0.76 का, और करंट रेशियो का माँ भी 1, इसका डबल की आंकड़ा के हिसाब से दिलाता है। इन सभी पहलुओं पे हम क्या करने वाले हैं, केवल और केवल एक ही हम फार्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है रिस्क टू रिटर्न, रिस्क। और ये जो पार्ट्स है ना आर, जो हमने पहला आर रखा है वो बेसिकली रिस्क को दर्शाता है कि आखिर कंपनी के बिजनेस में कितनी रिस्क फैक्टर की बात करती है, कितनी इनकी रिस्क टू रिकन्सिलेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है, रिस्क टू रिवार्ड क्या कहता है। क्योंकि रिवार्ड में ये देखना होगा कि कंपनी की मैनेजमेंट ने जो भी कामकाज किया तो क्या उसके अपने निवेशकों को लेकर भी कुछ सोचा या नहीं सोचा।
जिसमें कि डिविडेंड का पार्ट हो सकता है, बोनस की पार्ट हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को देखा राइट इशू दे सकती है इस पे। और लास्ट में हम समझेंगे आखिर मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे है स्टॉक का रिएक्शन, स्टॉक मार्केट प्राइस इसको क्या देती है आंकड़ा के हिसाब से। कंपनी के बारे में हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के, इस हम फंडामेंटल एस्पेक्ट की तरफ समझने की प्रयास करते हैं क्या कहती है इस कंपनी को लेकर। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो कुछ स्टील पाइप का स्टॉक्स जो कि अंदर काफ़ी अंदर वैल्यूड और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उस पर हम फिलहाल नहीं जाते। न्यूज़ आर्टिकल क्या कहती है, हम इसकी इन पहलू पे देखें तो क्या पहलू कहते हैं जिनकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रोथ था कंपैरिजन विद द, यदि हम पिछले वाई के बेसिस पे कंपेयर करें या फिर क्यू के बेसिस पे कंपेयर करें, तो दोनों तरफ से इनको सपोर्ट मिलती है। मतलब ये कंपनी में जो ग्रोथ का लेवल था वो दोनों तरफ से ठीक ठाक मिलता है। मतलब पिछले साल भी ठीक था और लास्ट क्वार्टर भी ठीक। ईयरली ग्रोथ की बात किया तो ईयरली ग्रोथ लगातार ऊंचाइयों पे चलने में कामयाबी हासिल किया है। और दोस्तों मैं एक बात को हमेशा यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ, और वो ऐड ऑन की बात ये है तो केवल और केवल सेल्स को देख करके, प्रॉफिट को देख करके ये अंदाजा नहीं लग पाती है कि एक्चुअल में इसका जो बैलेंस शीट फिगर है वो क्या दर्शाता है। क्या ऐसा बात तो नहीं है कि सेल्स तो उन्होंने डमी बुक कर दिया हो और मार्केट में अभी भी रिस्क पड़ा हुआ है। इसलिए कुछ एस्पेक्ट को समझने की हम प्रयास करते रहते हैं, जिसमें करंट रेशियो का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, जिस पे हमने हमेशा क्या करते हैं एक हाईलाइट करते हैं। अब इसकी यदि हम वैल्यू की तरफ देखें तो वैल्यू के बारे में कहती है क्वार्टरली जो करीब 400 करोड़ के आसपास था वो 800 करोड़ से ज़्यादा का गेन करती नजर आती है। किसको लेकर के, सेल्स को लेकर। तो सेल्स में क्या हुआ, लगातार ट्रेंडिंग में क्या रखें, ट्रेंडिंग दिन बाय दिन बढ़ती जाती है। और इसके हिसाब से यदि इनमें देखो तो ये भी कहते हैं कि नियर अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 5% के आसपास चलती रही है। लेकिन इनकी इन दो पहलू पे और ध्यान देना जरूरी है। जो कंपनी के पास जो लोन है, लोन के पीछे जो लायबिलिटीज है वो क्या कहता है, और वो लायबिलिटी क्या इनके अदर सोर्स ऑफ इनकम से सेटअप हो पाती है या उनके लिए एक्स्ट्रा बर्डन की पार्ट बन के रह जाती है। जहाँ पे देखा गया कि इनके पास करीब करीब 11 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिटेबिलिटी और बाद में 18 करोड़ तक, मतलब इसको ये कह सकते हैं जो अभी तक के क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने सबसे ऊंचाइयों पे अपनी कदम रखा है। ऐसे ही यदि हम ईयरली बेसिस की चर्चा करें तो करीब 3000 करोड़ के आसपास की टर्नओवर पहुंचती नजर आती है और अपनी ऊंचाइयों में कामयाबी हासिल करती नजर आती। लास्ट 12 महीने की डेटा की बात कर लें या उससे पहले की। ये तो था एक पार्ट। अब जो पहला हमने पार्ट कहा था रिस्क टू रिकंसिलिएशन, तो रिस्क तो हम समझेंगे या इस कंपनी को लेकर रिस्क कितना कहते हैं। तो रिस्क के लिए हम रिकंसिलिएशन करेंगे डेटा को लेकर के। जो डेटा में हमने पीएल तो देख लिया जो अच्छा ठीक ठाक कहती है, मतलब दिन बाय दिन कंपनी का ग्रो लेवल चलती है। अब आते हैं बैलेंस शीट के फिगर में, जहां पे हमें उस एस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा जो इसमें रिस्क कितना कहता है। तो हम सबसे पहले रिस्क को लेते हैं इनकी डेटर्स डे को लेकर। क्यों? क्योंकि जहां पे कंपनी कहती है कि हमारे पास बड़े बड़े क्लाइंट हैं, वो क्लाइंट से आपके पास पैसा कितने दिन में मिलता है, और सारा का सारा मामला फंसा होता है पैसे को लेकर के। पैसा कहती है इनके पास 2 महीने में चलिए मिल जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब रिस्क कितना था, 2 महीने के लिए था। अब कितनी परसेंट की रिस्क कहती है वो जानने के लिए हम आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखा जाए कि इनकी कर्ज को लेकर के, तो कर्ज कंपनी लगातार बढ़ा रही है। कर्ज क्या कर रही है, लगातार बढ़ा रही है, जिसको कहते हैं इंक्रीजिंग द डेटर्स रेशियोज को लेकर के। अब एक सवाल और आता है, जो यदि कंपनी लोन बढ़ा रही है तो उसका यूटिलाइजेशन क्या कर रही है। और हम यूटिलाइजेशन का मतलब ये है जो क्या वो अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रही है, अर्थात एम्प्लॉय के लिए खर्च कर रही है, अपने एसेट्स बनाने में लगी है, या प्रोडक्टिविटी बना के बेचने में लगा हुआ है। इन सभी एस्पेक्टों की तरफ देखें तो कंपनी के फिक्स एसेट लगातार बढ़ी, अर्थात इनके पास प्लांट मशीनरी और प्लांट में अपने इक्विपमेंट्स को लेकर बढ़ा है या कुछ और इक्विपमेंट्स को लेकर बढ़ा है। इसके अलावा जो ये पार्ट रहा, ये पार्ट भी काफ़ी मायने ये रखता है। यहाँ पे रिस्क परसेंटेज की बात कर, अब परसेंटेज की बात ये है जो यहाँ पे कहती है कि 280 करोड़ का रिस्क था जो 2 महीने के लिए था। तो 2 महीना कोई टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन परसेंटेज को देखना जरूरी है। यदि 280 करोड़ का आंकड़ा दिलाती है तो समझने वाली बात है, मैं कह सकता हूँ करीब करीब 11% के आसपास क्या कहता है इनका ये डेटर्स पड़ा।
नियरली की बात करो, मैं कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ, एक नियरली रफली बात करो तो 11% के आसपास का ये आंकड़ा। और 44 करोड़ में कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं था। तो इसके बेसिस पे ये तो एक दबाव पर गया 42 करोड़ का, जितना प्रॉफिट बना रही उससे उसके नियर अबाउट इनका लायबिलिटी भरा हुआ है। तो 44 करोड़ के आंकड़ा करके देखें यहाँ से, तो ये कह सकते हैं कि भाई इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है परसेंटेज वाइज की बात करूँ, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ और कहती होगी। और यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरफ हम देखें तो शायद कह सकते हैं कि काफ़ी कम का आंकड़ा दिलाती है कंपेरिजन टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। जहाँ 4% वो था तो उससे और गिर के करीब करीब कितने परसेंट पे हो जाएगा, नियरली 1.5% के आसपास रह जाता। अब एक सवाल और आती है, क्या पता है, केवल और केवल हम कहते हैं ना, केवल इसको देख करके ये अंदाजा नहीं लगती जो आखिर जो है इसका जो लेवल क्या कहता है। लेवल में कई बार हमने ये भी देखा कि इनके पास यदि इसको कहते हैं कई बार वीक स्ट्रॉन्ग वीक की बात करते, कई बार हम वीक टू वीक की बात करते। करीब 21% की आपने लायबिलिटी को बढ़ाई, अर्थात आपने सिर पे एक बड़ा सा बर्डन लिया 21% का, जो 21% कहलाती है, और आपने संपत्ति बनाई, अपनी एसेट्स क्रिएट किया 28%, अर्थात इससे 7 एक्स्ट्रा। इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कह सकते हैं करीब करीब यहाँ से करीब 40% एक्स्ट्रा। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। तो ये इनके लिए कई बार अच्छी चीज़ें निकल के आती है जो कि हमें देखना जरूरी है। अब एक चीज़ देखिए, हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम क्या कहती है। हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कंपनी को लेकर कहती है जो सेल्स के तौर पे मैनेजमेंट ने लगातार परफॉर्मेंस किया है, लेकिन लास्ट 12 महीने के डेटा उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं रहा। प्रॉफिटेबिलिटी बात नियर अबाउट सेम कहती जितना कि इनका सेल्स का पार्ट था, और जबकि स्टॉक प्राइस सीजीआर एक लगातार ऊंचाइयों पे चलने में कामयाबी हासिल किया, क्योंकि इसका सेल्स और इन दोनों पार्ट इनको थोड़ा थोड़ा सा करके सपोर्ट दे रही है, जिसकी वजह से करीब करीब नियरली 80-82% तक की सीजीआर की बात कर रही है, इसलिए एक साल के डेटा बेसिस में। लेकिन यदि हम पूरे के पूरे एक साल की डेटा को चेक करेंगे शायद कुछ और आंकड़ा हमारे सामने दिखेगा। अब एक चीज़ को और समझना जरूरी है, अब भले ही मार्केट में हमने देखते हैं कई बार मार्केट 1% 2% गिर जाता है, कई बार 2% चढ़ जाता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ एस्पेक्ट को जानना जरूरी होता है, और वो एक्सपेक्ट क्या कहता है। यहाँ पे कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था 17 तारीख को। प्रेस रिलीज जारी करके क्या कहा था, हम उस पर जरा एक नज़र समझने की प्रयास करते। कहती है जो कमेंसमेंट ऑफ द 5 मेगावाट्स कैप्टिव ग्रीन पावर, और ये कंपनी के पास अच्छी बात ये रही, भले ही देखिए मैं कहता 18 तारीख को मार्केट क्या हुआ, 18 की मार्केट में गिरावट दर्ज करती है जो हमारे सामने दिखता है, कितना, करीब ½ के आस, जो उसके वो प्रॉफिट बुकिंग सब चलती रहती है। अब 17 तारीख को कंपनी कहती है हमारे पास कमिटमेंट ऑफ द 5 मेगावाट कैप्टिव ग्रीन पावर यूटिलाइजेशन की बात कर रही है, और इनमें के बाद अच्छी बात ये निकल के आई जो कंपनी अब यूटिलाइजेशन करेगी अब 5 मेगावाट्स एक्स्ट्रा कैप्टिव कोल, तो इनके लिए तो बिजनेस बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए। लेकिन मार्केट गिरा, तो मार्केट क्यों गिरा, उसके पीछे कुछ अलग कहानियां होती है, उसके लिए हम एक अलग पार्ट्स को समझने की प्रयास करेंगे। जहां कंपनी अपनी पीपीटी दौरान कहती है, जिनके पास जो हाईटेक पाइप लिमिटेड है उनकी प्रेजेंटेशन में कहा है कि हमारे पास नियरली कहती है 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन स्टील ट्यूब एंड द पाइप, मतलब स्टील ट्यूब और पाइप में 3rd लार्जेस्ट कंपनी के तौर पे है, लार्जेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ द ब्रांडेड एसक्यूज एंड द क्रिटिकल, और इसमें इनका अच्छा खासा कामकाज है। इसके अलावा इससे होने वाले फ़ायदे नुकसान भी इनके पास अच्छा खासा ट्रेंडिंग व्यू बनाती नज़र आई, हमने देखा ही था। इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करती, इनके पास अच्छे खासे इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करती, 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। इस तरह इन्होंने डेटा शेयर करती हुई ऐसा सामने कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को लेकर के ऐसा बात सारी क्लैरिफिकेशन और प्रेजेंटेशन ठीक ठाक देखने को मिला। और ये कंपनी कहती है इनके पास करीब डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात, 12 रजिस्टर्ड ब्रांड इनके पास है, और 12 ब्रांड में कोई ना कोई ब्रांड आपने देखा होगा जिसमें काफ़ी अच्छा खासा क्या हुआ होगा, अच्छी खासी ग्रोथ लेवल बनी होगी, जिसमें एक बाहुबली ब्रांड भी इनके पास है, कैशुअल्स जैसे ब्रांड्स हैं। इसके अलावा क्रैश बैरियर्स के अंदर भी ब्रांड की बात करती है, कोस्टेड रोल के अंदर की ब्रांड की बात करती है।
मिक्स सेल्स की बात उन्होंने कहा कि हमारे पास ये मिक्स सेल्स की कंसोलिडेटेड डेटा की बात करती है। इसके अलावा कंपनी प्रेजेंस की बात करती है, इनके पास प्रेजेंस में ओवरव्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग एक्टिविटीज़ और अलग कैपेसिटी की बात करती नज़र आई है। मैनेजमेंट की बात और कुछ ऐसे चीज़ को देखा जाए तो मुझे कुछ अच्छा चीज़ नहीं लगा, क्लियरली कहता हूँ, कुछ मुझे अच्छा चीज़ बिल्कुल नहीं लगा। क्यों कि नहीं लगा? क्योंकि निवेशक को ये चाहिए कि भाई आपने क्यू और क्यू बेसिस पे कितना परसेंटेज आपने गेन किया, आपने वाई बेसिस पे कितना परसेंटेज गेन किया, और ये डेटा यहाँ पे शामिल नहीं करता। वो हमें वो अट्रैक्ट नहीं करता, मैं कहीं वही करता हूँ, अट्रैक्ट नहीं करता एज पर परसेंटेज वाइज। उन्होंने सीधे सीधे आपके सामने नंबर दे दिया, आप नंबर में खुद बैठ के कैलकुलेट करते रहो। कुछ नंबर उन्होंने दिया क्यू और क्यू के बेसिस पे, और वो ये दर्शाती है क्यू और क्यू बेसिस पे फाइनेंशियल 35% का जंप करती है। इसमें रिवेन्यू के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 125% की उछाल थी, और इतना ये कहा कि सेल्स वॉल्यूम में करीब 45% तक की सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ती नजर आती, जिनमें उन्होंने आंकड़ा दिया है। ये कुछ एस्पेक्ट को हमने लिया। अब जब इसका Q2 का रिजल्ट आएगा तो फिर कुछ और एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा, और अभी मार्केट उसके लिए कुछ और तैयारी करने के लिए मोड में बनती नजर आती है। ये शायद Q2 का लिए था या Q1 की प्रेजेंटेशन की बात उन्होंने कहा था। यदि हम इसको एक क्लियर विजन के साथ देखें तो कब के लिए था, कब के लिए इन्होंने कहा था? ये Q1 के लिए कहा था या Q2 के लिए कहा था? तो इनमें देखा जाए तो हाईटेक ने क्या कुछ नंबर दिया, कब कब के लिए कहा था? इन्होंने कहती है जो अक्टूबर 7 अक्टूबर का प्रेजेंटेशन दिया है, और मुझे लगता है Q2 के लिए उन्होंने दिया होगा। ऐसा उन्होंने Q1 Q2 के द्वारा डिक्लेरेशन नहीं दिया, इन्होंने क्या किसके लिए कह रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए कुछ और तो ऐसा कुछ ऐसा क्लियरिटी के साथ नहीं दिखा है भाई Q1 के लिए दे रहे हैं Q2 के लिए दे रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा फाइनेंशियल ईयर 5 ईयर के ईयर की बात करती है, बाकी सारे एस्पेक्ट की स्टील ट्यूब की बात करती है, पाइप की बात कर रही है। ऐसा एक ऊपरी सतह में ऐसा देखने को नजर नहीं आया जो मुझे ऐसा समझ में आ पाए। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी को लेकर के जो इसका जो ग्रोथ लेवल था वो लगातार बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ी है। तो कंपनी में निवेशक का क्या रुझान, ये निवेशक का रुझान भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए रहता है कि किसी कंपनी में निवेशक किस हिसाब से बोले। तो निवेशक की बुल की तादाद को देखा है तो करीब 50% की होल्डिंग इनकी जुलाई तक बची थी प्रमोटर की। एफआई ने भर भर के खरीदा है, इसको कह सकते हैं एफआई ने भर भर के खरीद के रखा है। डीआई ने थोड़ा सा अपना पोजीशन को हल्का किया। आम आदमी के पास, जो आम निवेशक थे उनके पास से 2% की होल्डिंग शिफ्ट करके चली गई, और जब शिफ्ट करके चली गई तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि 52,000 के आसपास के लोग थे यहाँ पे। और ये कह सकते हैं सितंबर तक डेटा जब आएगी तो मार्केट कुछ और नए प्लेयर के साथ दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी तगड़ी आई थी इस पीरियड में। और यहाँ पे कुछ एक्शन की बात किया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मार्केट के गोल्डन रूल को चर्चा करेंगे, जो सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए प्रॉफिट, उसके लिए क्या रूल अप्लाई होता है उस पर हम ध्यान देंगे और समझेंगे। जहाँ तक कंपनी के बाद पीयर्स में देखा है तो रत्ना मनीष, शारदा एनर्जीज, एमएनडीसीज, उषा मार्टिन और ढेर सारी कंपनी लिस्ट में शामिल है। अब आती है सवाल कि कंपनी अपने निवेशकों को कुछ देती लेती है या नहीं देती है, अर्थात ये दर्शाती है मैनेजमेंट को लेकर कि जब भाई मैनेजमेंट का रिएक्शंस कैसा है, मैनेजमेंट अपने निवेशकों के लिए क्या सोचती है। यहाँ पे देखा गया 24 में इसने डिविडेंड की पार्ट तो दिया, लेकिन मुझे लगता है इतनी छोटी सी पार्ट है शायद इसमें क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मुझे कुछ ऐसा शब्द ही निकल के नहीं आता जो करीब करीब 0.025 कहता है। अब एक सवाल और है, क्या स्टैंड ऑन डेटा में कारोबार का क्या हिसाब किताब रहा, तो उसके हिसाब किताब में कहती है कि अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में लगातार बिल्डअप किया है, और ये कुछ आंकड़ा की बात करती। लेकिन 2 साल की लिस्टिंग के बाद मार्केट में 2 साल में केवल 202% उछाल किया। उसके बाद थोड़ा सा 3 महीने तक तो ठीक ठाक अब भी आज तक डेक में देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सेंटिमेंटल इसका बिगड़ा हुआ नजर आता है। आखिर चार्ट पे हम चलते हैं और चार्ट में इनकी बिगड़ा हुआ सिचुएशन। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कंपनी अपनी एक सपोर्टिंग लेवल के आसपास फिलहाल यदि बनाती है जगह, सपोर्टिंग लेवल के आसपास यदि जगह बनाती है तो बेटर हो सकती है।
और जो रेजिस्टेंस को तोड़ के अभी नीचे आई है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, हमेशा होते हैं। इसमें मैंने कहा कि गोल्डन रूल को अप्लाई करना जरूरी होता है। इसके लिए पहले हम रिस्क टू रिवार्ड की हमने चर्चा किया, रिस्क टू रिकंसलेशन के साथ साथ रिस्क टू रिटर्न क्या बनाती है अपने आम निवेशकों के लिए। तो स्टॉक मार्केट की डिमांड सप्लाई को देखते हुए ये हाईटेक पाइप लिमिटेड में जो निवेशकों का रुझान रहा उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि पिछले एक साल में 78% तक की ऊंचाइयां दिया। अब मैं यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे देखिए, मैं कुछ मार्क करता हूँ। मैं कोई भी टेक्निकल की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं। एक आम की तरह जो समझने के प्रयास करता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। अब कहते हैं जिसको हम कहते हैं सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल कहते हैं। तो इनमें जहाँ पे जिस प्राइस पे आकर के बार बार रुकी हो, अब यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल दिखता है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल की बात करती है, और यहाँ पे रुक गई तो मार्केट यहाँ से क्या हो सकती है, फिर ऊंचाइयों को टच कर सकती है। और ब्रेकआउट कहते हैं जो पुराने वाले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के आसपास नियर अबाउट पहुँचने वाली हो तो उसको हम ब्रेकआउट के आमतौर पर भाषा में कह देते हैं। अब सवाल आता है कि भाई सबको चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए सब काम करते हैं, भले आपकी निवेश एक टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो। प्रॉफिट के साथ साथ ये स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, इसलिए हम कहते हैं रिस्क टू रिकंसलेशन, रिस्क टू रिवार्ड है बाकी सब। तो रिस्क को हमेशा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने किस प्राइस पे लिया, कैसे नहीं लिया, किस एक्सपेक्टेशन के साथ लिया, लेकिन जब भी लिया आप उस प्राइस को बॉटम मानिए अपने खुद की। आप जिस लाइन में स्टार्ट हुए उस लाइन की पहली लाइन है, और वहाँ पे अपनी रिस्क को एक क्या करना है, रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करना है। रिस्क को मैक्सिमाइज करेंगे तो हो सकता है मैक्सिमाइज ऑफ द प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते रहना है और प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना है। दो चीज़ें मार्केट की रूल एक ही रूल के अंदर आती है, प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहना है और रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते रहना है, यही कहता है। और इसमें आप खुद कितनी % के रिस्क लेते हैं, और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, आपने टर्म को और एक्सपेक्टेशन के बीच को, टर्म प्लस ग्रो लेवल को दोनों में हाइब्रिड करके मर्ज करके देखिए, आपकी जो डिसिप्लिन जो डिसीजन है, डिसिप्लिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, आपके खुद ही आ जाएंगे और समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरह से प्रॉफिट बुक किया जाता है। और जैसे ही मार्केट में चलती है तो एक तरफ प्रॉफिट बुकिंग चलती रहती है, एक तरफ क्या होती है, लोग भर भर के खरीदते रहते हैं। दोस्तों हमने किसी कंपनी को लेकर, किसी स्टॉक को लेकर के हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम कोई भी टेक्निकल ग्राफ, टेक्निकल चीज़ को नहीं बताते हैं, नहीं करते हैं, ओनली एज ए फंडामेंटल पार्ट्स इन द क्लियरिटी के साथ, जहाँ पे कुछ एस्पेक्ट को हम लेते हैं। यदि वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू एक्सपेक्टेशन के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच।